फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा होगा कि पौधों में पुष्प होता है, पत्तियां होती हैं, पुष्प के कई भाग होते हैं, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो पुष्प के इन सभी भागों की मदद से पौधों में नए बीज का निर्माण कैसे होता है, आज का टॉपिक यही हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है परागण या बीज का निर्माण। दोस्तों, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से धन्यवाद। नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियोस मैं रेगुलर लेकर के आता रहता हूं। परागण क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी भी पौधे के पुंकेसर से परागकण उसी पौधे के या किसी अन्य पौधे के मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और इस प्रकार परागण क्रिया होती है और परागण के पश्चात निषेचन क्रिया होती है और इस प्रकार से नया पौधा या नया बीज बनता है। अगर आपने पुष्प के भाग की स्टडी नहीं की है तो प्लीज़ इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या पौधों में जनन। तब आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब डिस्कस करते हैं डीपली कि परागण क्रिया होती क्या है। तो परागण क्रिया को हम सीड फॉर्मेशन भी कहते हैं और पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प यानी उसी फूल या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण क्रिया इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। अगर आपको याद ना हो तो आप इस पिक्चर को देखिए कि इस पिक्चर में मैंने गुड़हल के फूल को बनाने की कोशिश की है। गुड़हल के फूल में आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है और इसमें ब्रश जैसा ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को यानी इस संरचना को हम पुंकेसर कहते हैं। लास्ट वीडियो मैंने डिटेल में समझाया है इसको, जिसको हम एंथर्स कहते हैं। इन पुंकेसर के इन गोल वाले भागों में छोटे छोटे बीज होते हैं। इन्हीं बीजों को या इन्हीं युग्मकों को, गैमीट्स को हम परागकण यानी इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहते हैं। और ये पॉलन ग्रेन यहाँ से, मान लीजिए कि इसमें से ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर किसी भी माध्यम से आएंगे और इस स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के थ्रू धीरे धीरे इस स्टाइल से होते हुए नीचे यहाँ स्थित ओवरी में जो अंड है, जिसको ओव्यूल बोलते हो, इससे जाकर मिल जाएंगे और ये क्रिया कहलाएगी निषेचन। तो दो चीज़ें यहाँ क्लियर करिएगा कि किसी भी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के मादा पौधे के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। और जब ये परागकण यानी मेल गैमीट, ये नर युग्मक होता है, जब इस मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट से मिल जाता है तो यह क्रिया निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो परागण और निषेचन अलग अलग क्रिया है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण है। इतने परागण खत्म है। और ये परागकण जब इस मादा भाग से यानी फीमेल गैमीट से जुड़ करके जाइगोट यानी युग्मनज बनाता है तो ये क्रिया निषेचन कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। तो अब हम स्टडी करते हैं कि परागण क्रिया कितने प्रकार की होती है और ये परागण क्रिया आपके सिलेबस के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पॉलिनेशन यानी परागण क्रिया दो तरह की होती है। पहली होती है स्वपरागण, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है पर परागण, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर इनकी हम 1 by 1 स्टडी करें, अभी हम इनके डिटेल्स में स्टडी करेंगे, यहाँ पर पहले हमको शॉर्ट में बताते हैं इनके बारे में। स्वपरागण, स्व माने स्वयं से, इंग्लिश में लिखा हुआ है सेल्फ, और पॉलिनेशन यानी इसमें क्या होगा कि किसी एक पौधे के, शब्दों पे गौर कीजिएगा, किसी एक पौधे के किसी फूल से परागकण उसी पौधे के या उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा। यहाँ पर पौधा एक रहेगा, फूल सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे इस गुड़हल के फूल का ये परागकण इसी गुड़हल के वर्तिकाग्र तक, उंगली पे ध्यान दीजिएगा, पहुंच जाए, ये स्वपरागण है। या इसी गुड़हल के फूल के इस फूल का परागकण इसी गुड़हल के पौधे के दूसरे फूल के परागकण तक पहुंच जाए, ये भी क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन है, यानी स्वयं में परागण क्रिया हुई है।
अगर हम पर परागण की बात करें तो पर का मतलब होता है पराई। नाम से क्लियर है, क्रॉस, यानी किसी एक पौधे के फूल का परागण किसी दूसरे पौधे के फूल के मादा वर्तिकाग्र तक यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया पर परागण है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन है। अब हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण में पुष्प के परागकोश से पराग कणों का उसी पुष्प, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। यानी कि इस क्रिया में जो परागण होगा वो एक ही पौधे के अंदर होगा, चाहे एक ही फूल में और चाहे उसी पौधे के दो फूलों के बीच में, पौधा एक रहेगा, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा स्वपरागण पाया जाता है सदाबहार में, जिसको आप 4 बजे वाला फूल भी कहते हो क्योंकि इसमें फूल हमेशा खिलता है। गुल मेहंदी में, इसको भी आपने देखा होगा कॉमनली, और मूंगफली में भी स्वपरागण पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्वपरागण के लाभ क्या हैं, क्या फ़ायदे होते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। स्वपरागण से फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें फ़ायदा हो और दूसरी तरफ नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदे की कि क्या प्रॉफिट्स हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, यानी स्वपरागण से लाभ क्या हैं। तो पहला लाभ है कि किसी भी बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती का मतलब क्या है, समझिए इसको ध्यान से। जैसे किसी भी पौधे के फूल के परागकण का उस फूल के या उस पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है, तो पौधे चलते तो है नहीं, तो परागकण यहाँ से यहाँ तक आएगा किसी न किसी माध्यम से, या तो हवा के साथ उड़ के आएगा, या पानी के साथ बह के आएगा, या किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर के से चिपक करके यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही पौधे के फूल में परागण होना है तो इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ईजिली एनी हाउ, चाहे हवा से चाहे पानी के बहाव से उनमें आपस में पॉलिनेशन हो जाएगा। या बीज ऊपर है और एक फूल नीचे है, ऊपर से झड़ के बीज गिरा तो दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, ऐसी चांसेस इसमें होती हैं। नंबर 2, रंग, गंध या मकरंद की आवश्यकता नहीं होती। तो जब हमें अपने परागकण को इस फूल से इस फूल तक पहुंचाने के लिए या आपस में ही एक फूल में पहुंचाने के लिए हमें किसी भी कीड़े की या किसी भी जीव की आवश्यकता नहीं है, तो हमें उस कीड़ों को आकर्षित करने के लिए ना तो रंग पैदा करना होगा, ना गंध पैदा करना होगा, ना मकरंद पैदा करना होगा। ऐसी चीज़ों से बचत होती है पौधों को। नंबर 3, पैतृक गुण बने रहते हैं। चूँकि ये जो फूल है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही पौधे के हैं, हिंदी में नर और मादा युग्मक एक ही पौधे के हैं। ऐसी कंडीशन में जो नया संतान की उत्पत्ति होगी, जो नया पौधा बनेगा, उसमें उसी पौधे के गुण मौजूद होंगे, किसी दूसरे पौधे गुण उसमें मौजूद नहीं होंगे। ये इसका फ़ायदा भी है कि पैतृक गुण यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी बनी रहती है। लेकिन इस फ़ायदों के साथ बहुत बड़े बड़े नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हैं, यानी हानियाँ। नंबर 1, उत्पन्न पौधे दुर्बल होते हैं। हमें मालूम है कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो 2 अलग अलग पौधों के गुण आपस में मिलते हैं, तो अच्छे गुण इसके और अच्छे गुण इसके, दोनों गुण आपस में मिल गए तो जो पौधा बनेगा वो बहुत अच्छे गुणों वाला होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही पौधे में पॉलिनेशन हो रहा है, यानी परागण हो रहा है, इसलिए जो नया पौधा बनेगा वो दुर्बल होगा, कमज़ोर होगा, उसमें एक ही पौधे के अच्छे गुण मौजूद होंगे। नंबर 2, पौधों में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। जब एक ही पौधे से पॉलिनेशन हुआ है, एक ही पौधे के परागकण आपस में मिक्स हुए हैं, तो फिर नई कोई गुण तो विकसित होगा नहीं, और जब नया गुण कोई विकसित नहीं होगा तो इसी को बोलते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं कोई नहीं आने पाएंगी उसमें, यानी कुछ नया गुण नहीं आएगा, जो गुण था उस पौधे में ऑलरेडी वही गुण आज भी मौजूद रहेगा। नंबर 3, नए लक्षणों का विकास नहीं हो पाता। तो सिंपल सी बात है कि जब पौधा ही एक है तो गुण अलग से कहाँ से आएगा। इसीलिए इंसानों में भी कहा जाता है कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए। अगर एक ही पूर्वज के संतानों में विवाह होगा तो जो नई संतान उत्पन्न होगी उसमें नए गुण कहीं से नहीं होंगे। जो भी गुण उस खानदान में या उस पूर्वजों में मौजूद थे पहले से, वही गुण उनकी अगली पीढ़ियों में आते रहेंगे। इसीलिए समझदार लोगों ने, साइंस के यूजेनिक्स में भी बात कही गई है कि हमेशा अलग अलग गोत्र के व्यक्तियों में या
स्त्री पुरुष में विवाह होना चाहिए, जिससे इस गोत्र और इस गोत्र के अच्छे गुण मिल करके एक नई जनरेशन को जन्म दें। अब स्टडी करते हैं कि पर परागण क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियां क्या हैं। पर परागण का नाम से क्लियर है, क्रॉस पॉलिनेशन, पराये से परागण। यानी इसमें होता क्या है कि जब एक पौधे के परागण उसी के जैसे दूसरे पौधे, देखिए यहाँ 2 पौधे हैं, स्वपरागण में एक ही पौधा था, यहाँ 2 पौधे हैं, इस पौधे का परागण और इस पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे, यानी स्टिग्मा तक पहुँचेंगे, तो दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक ले जाया जाता है या पहुँचते हैं, तो इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। जैसे सूर्यमुखी में, गेंदा में, गुलाब में, मक्का में, गेहूँ में, सेमल में, धान में, इन सभी में पर परागण होता है, यानी कि इस पौधे के परागण दूसरे पौधे के परागण तक पहुंचते हैं। अब अगर यहाँ पर परागण एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच रहे हैं तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि पौधा तो चल के जाता नहीं होगा, यानी किसी न किसी माध्यम का इस्तेमाल यहाँ पर होता होगा, जिसको हम मीडियम बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यानी कि परागण क्रिया में इस्तेमाल होने वाले माध्यम के आधार पर परागण क्रिया यानी पर परागण 3 प्रकार की होती है। पहली होती है कीट परागण, जिसको बोलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन या एनिमल पॉलिनेशन। इसमें कीटों के द्वारा भौरे हैं, छोटे छोटे शहद की मक्खियाँ हैं या और भी जो ऐसे कीट हैं जो एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ते हैं, वो परागकण को, इस फूल के परागकण को उस पौधे के परागकण या मादा भाग तक पहुंचा देंगे। ऐसा होता है सूर्यमुखी में और गेंदा में। याद भी रखिएगा कि सूर्यमुखी और गेंदा में कैसा पर परागण होता है, तो आपका जवाब होगा कीट पर परागण। दूसरा है वायु परागण। वायु परागण में परागकण वायु के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक यानी स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। ऐसा होता है मक्का में, गेहूं में, धान में। नंबर 3 है जल परागण। इसमें क्या होता है कि पानी के साथ बह करके एक पौधे का परागकण दूसरे पौधे के मादा वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता होगा। ऐसा होता है गुलाब में, आम में, बबूल में और साथ में होता है कोकोनट में, जिसको आप नारियल के नाम से जानते हो। गुलाब में कीट परागण भी पाया जाता है। गुलाब में वायु परागण बहुत कम पाया जाता है। पोस्ता जो होता है अफीम, उसमें भी वायु परागण पाया जाता है। और आपने देखा होगा गर्मियों में एक काले काले बीज के चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद बाल लगे होते हैं, रुई जैसे बाल, और उसको हम लोगों के पास उड़ के आता है, हम लोग फूंक देते हैं, दूर तक उड़ के चला जाता है। कुछ लोग उसको राजा बोलते हैं, कुछ लोग उसको फूहा बोलते हैं और कुछ लोग उसको फ्लाइंग हेयर्स बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक परागण का तरीका है कि उस बीज के चारों तरफ बाल लगे हैं, जिससे उसका वजन हो गया कम, तो वो क्या होगा, हवा में उड़ता हुआ जाएगा और जहाँ पर उसके बाल टूट जाएंगे, चाहे पानी से चाहे किसी भी जानवर के टच होने से, वो बीज वहीं पर गिर जाएगा और नया पौधा अंकुरित हो जाएगा। ये भी परागण का एक प्रकार है। हम डिस्कस करते हैं कि पर परागण से लाभ और हानियाँ क्या क्या हैं। तो पर परागण के लाभ और हानि से पहले हम समझते हैं कि जो पर परागण का एक माध्यम है कीट परागण, तो जिन भी पौधों में कीट परागण होता है उन पौधों में क्या क्या मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। तो पहला होता है कि ऐसे पौधों में फूल रंगीन होते हैं। जितने भी पौधों के फूल आपने रंगीन देखे होंगे, आप फूल के रंग से ही गेस कर लीजिएगा कि इनमें कीट परागण होगा। क्यों? क्योंकि जब तक फूल आकर्षक और रंगीन नहीं होंगे, कीड़े क्यों उसकी तरफ आकर्षित होंगे? मैंने आपसे कहा था ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जब फूल आकर्षक और रंगीन दिखेगा तभी तो कीड़े उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो पहला कि फूल रंगीन होंगे। नंबर 2, रस मकरंद का होना। अब उनके फूल की तरफ रंग के कारण तो कीट आकर्षित होंगे, मगर कीट उन पर बैठेंगे क्यों? तो कीटों को अपने ऊपर आकर्षित करने के लिए, बैठालने के लिए ऐसे फूलों में रस होता है और मकरंद होता है। इसी रस और मकरंद को पीने के लिए भौरे हैं और आपके हनी बी हैं, जिसको मधुमक्खी कहते हो, या और भी जो ऐसे कीट हैं वो आते हैं। जब वो कीट आएंगे तो क्या होगा, पुष्प आकार में बड़े, फूल आकार में बड़े होंगे और वो कीट उसके ऊपर बैठ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में परागकण और वर्तिकाग्र चिपचिपा होंगे। तो इन कीट परागित पौधों के जो परागकण होते हैं चिपचिपे होते हैं और जो वर्तिका होती है वो भी चिपचिपी होती है। तो जैसे मान लो कोई मधुमक्खी आके उस फूल पे बैठी, एग्जाम्पल गुलाब याद कर लीजिए। गुलाब को टच करके देखिएगा तो गुलाब के बीचों बीच में जो उसका परागकण है वो चिपचिपा होता है। टच जरूर करिएगा उसको। तो जब कीड़ा आके, भौरा आके उस पर बैठेगा या मधुमक्खी आके बैठेगी तो उसकी टांगों में परागकण चिपक जाएगा।
अब ये मधुमक्खी या भंवरा इस फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठेगा, और जब उस फूल पर जाकर बैठेगा तो उस फूल का वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कैसा है, चिपचिपा है। तो इसके टांगों में या इसके पंखों पे लगा हुआ परागकण उस स्टिग्मा पर चिपक जाएगा। इस तरह से परागण क्रिया हो जाएगी और उसको अपना भोजन मिल जाएगा और पौधों का भी परागण क्रिया हो जाएगी। तो ये है ख़ास बात। और एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी, अगर नहीं नोटिस की तो अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी दिन में खिलने वाले पौधे हैं उनका फूल रंगीन होता है, गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी। लेकिन जितने भी रात में खिलने वाले फूल होते हैं उनका रंग सफ़ेद होता है और साथ में उनके अंदर गंध होती है। तो सफ़ेद रंग क्यों? जिससे कि रात में भी परागण क्रिया होती रहे, क्योंकि कुछ ऐसे कीड़े हैं जो रात्रिचर होते हैं। तो रात में कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा? सफ़ेद। नेचर ने सब कुछ बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। तो सफ़ेद रंग की ओर आकर्षित होकर के कीड़े आएंगे और ऐसे फूलों में गंध बहुत बेहतरीन होती है। जैसे बेला याद करिए, रात रानी याद करिए, इसमें बहुत अच्छी गंध होती है। तो कीड़े उस गंध की ओर आकर्षित होते आएंगे और परागण क्रिया करेंगे। अब स्टडी करते हैं कि वायु परागित पौधों में किस तरह का मॉडिफिकेशन होता है। तो वायु परागित पौधों में ये मॉडिफिकेशन यानी नवीकरण पाए जाते हैं। पहला, रोम युक्त वर्तिका व वर्तिकाग्र, यानी ऐसे पौधों का जो वर्तिका होता है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, और जो इनका वर्तिकाग्र होता है यानी स्टाइल और स्टिग्मा दोनों रोम युक्त होते हैं। उनमें हेयर्स बने होते हैं, रोएं जैसी संरचनाएं। क्यों? क्योंकि अगर हवा में उड़ करके कहीं से कोई परागकण आए तो इनके रोमों में आकर फंस जाए। तो ये ट्रैप करने के लिए परागकण को ऐसे पौधों में स्टाइल यानी वर्तिका और स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र दोनों रोम युक्त होते हैं। नंबर नेक्स्ट, पुष्प छोटे व समूह में होते हैं। भाई उड़ेगा कौन? जिसका वजन कम होगा, साथ में जो छोटे होंगे। तो इसलिए चूँकि इनमें वायु से परागण होना है, इसलिए ऐसे पौधों के जो परागकण होते हैं और जो फूल होते हैं ये छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और इनमें बाल लगे होते हैं, जिससे इनके वज़न का कम हो और ये हवा में उड़ सके। लेकिन याद रखिएगा कि हल्की चीज़ कम ग्रेविटी वाली होती है, तब अपना व्यक्तित्व तो हल्का मत बनाइएगा। नेक्स्ट, परागकण अधिक मात्रा में। चूँकि हवा के साथ परागकणों को बहना है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में परागकण होंगे तभी तो छितर कर इधर उधर पहुंच पाएंगे। कम मात्रा में होंगे तो परागण क्रिया की संभावनाएं बहुत कम हैं। इसीलिए ऐसे पौधों में परागकण ज़्यादा मात्रा में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, जैसे गेहूँ में इस प्रकार का परागण होता है, मक्का है, चीड़ है, पोस्ता है, ऐसे और भी प्लांट्स हैं जिनमें इस तरह का परागण क्रिया होती है। अब डिस्कस करते हैं कि जल परागित पौधों में क्या क्या खास बात होती है। जो जल परागित पौधे होते हैं, ऐसे पौधों को आपने हमेशा उन एरियाज़ में देखा होगा जहाँ पर पानी होता है, जैसे कोस्टल एरियाज़ हैं। आपने सबसे बढ़िया एग्जांपल है नारियल, कोकोनट। आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे हमेशा ये होते हैं। तो समुद्र के किनारे क्यों होते हैं? जिससे इनका बीज पानी में गिरे और पानी के साथ बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाए। तो ऐसे पौधों में इस प्रकार के मॉडिफिकेशंस होते हैं। पहला, बीज के बाहर हल्का आवरण होता है। नारियल याद कर लीजिए आप कि नारियल का जो बीज होता है उसके बाहर आवरण होता है, जिससे उसका वज़न हल्का हो जाए और पानी में वो सुरक्षा के साथ तैर सके। नंबर 2, बीज कवचयुक्त होते हैं। चूँकि पानी में चीज़ें सड़ जाती हैं तो बीजों को सड़ने से बचाने के लिए ऐसे बीजों के ऊपर कवच होता है, और वो कवच यानी कटोरा उसको सुरक्षित रखता है, सड़ने नहीं देता है। बीज पर जटाएँ होती हैं। ये जटाएँ आपने नारियल में देखा होगा, ऐसे जटाएँ होती हैं। उन जटाओं को ही हम फाड़ने के बाद नारियल को खाते हैं। तो ये जटाएँ बीज को हल्का करती हैं, तैरने में मदद करती हैं, साथ ही सड़ने से बचाती हैं और कवच को भी चोट पहुंचने से बचाती हैं। लास्ट एग्जाम्पल है नारियल। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस पर परागण से लाभ क्या हैं और हानियाँ क्या हैं। तो पर परागण प्रक्रिया के जो लाभ नंबर 1 है वो है कि बीजों की उन्नत प्रजाति उत्पन्न होती है। यानी कि पर परागण क्रिया में दो अलग अलग पौधों के बीच में क्रॉस होता है। ऐसी कंडीशन में जो नया पौधा बनेगा तो उसमें दोनों के अच्छे गुण मौजूद होंगे, यानी कि नई उन्नत प्रजाति हमें प्राप्त होगी। ऐसे पौधे हाई क्वालिटी के होते हैं। नंबर 2, बीज स्वस्थ होते हैं। चूँकि बीजों में दो पौधों के अच्छे अच्छे गुण विद्यमान हैं, इसलिए स्वपरागण प्रक्रिया से उत्पन्न बीज की तुलना में पर परागण प्रक्रिया से उत्पन्न बीज स्वस्थ होगा और अच्छे गुणों से युक्त होगा। नंबर 6, बीज रोग प्रतिरोधक होते हैं।
चूँकि गुण अच्छे हैं बीजों में, तो बीजों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक है, इसलिए ऐसे पौधों के बीज पैदावार भी अधिक देते हैं और जल्दी ऐसे पौधों में रोग नहीं लग पाता, इसीलिए इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक प्रजाति। नेक्स्ट, पौधों में नए लक्षण होते हैं। जब दो पौधों का फ्यूज़न है, दो कुलों का फ्यूज़न है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों कुलों के अच्छे गुण होंगे, इसलिए नए लक्षण उस पौधे में देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सभी फ़ायदों के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका फ़ायदा हो और हानि ना हो। तो हानियां क्या हैं? हानि नंबर 1, बाह्य साधनों पर निर्भरता। चूँकि इसमें या तो कीड़ों के द्वारा कीट परागण, या तो वायु के द्वारा या जल के द्वारा पराग कणों को इधर से उधर आना जाना है। तो ऐसी कंडीशन में परागण क्रिया निर्भर करती है इन तीनों फैक्टर्स पे। अगर कीट, वायु और जल ना हो तो ऐसे पौधों में परागण क्रिया नहीं होगी और ऐसे पौधों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अधिक परागकण उत्पन्न करना। चूँकि दूसरों पर डिपेंड हैं, इसलिए इनको ज़्यादा मात्रा में परागकण उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब विभिन्न माध्यमों से परागकण इधर से उधर जाएगा तो उसमें परागकण का वेस्टेज यानी व्यर्थ ज़्यादा होगा, इसलिए इनको ज़्यादा परागकण बनाना होगा। नेक्स्ट, रस मकरंद में ऊर्जा व्यय होना। कीड़ों को आकर्षित करना है, रस देना होगा, उनको मकरंद देना होगा, गंध देना होगा। तो रस, मकरंद और गंध को बनाने में ऐसे पौधों को ज़्यादा ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है और ऐसे पौधों को ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन करना पड़ता है, जिससे कि इनको अपनी अन्य प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है। लास्ट, जाति की शुद्धता नहीं रह पाती। गुण तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि दो कुलों का फ्यूज़न हो गया, दो कुलों का आपस में मिक्सचर हो गया, तो शुद्ध जात नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसके भी गुण रहेंगे और इसके भी गुण रहेंगे। इसलिए जो नया पौधा बनेगा वो दोनों के गुणों का मिक्सचर होगा। जबकि स्वपरागण में एक ही पौधे से नया पौधा बनता था, उसमें जाति की शुद्धता होती थी। लेकिन ज़्यादा बेटर कौन सा है अगर हमसे पूछिए तो पर परागण से उत्पन्न पौधे ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, इसे इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो प्रॉपरली अच्छे समझ में आया है। अगर ऐसा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपकी सेवा में ऐसे ही नए नए वीडियोस देता रहूं। और आपके कमेंट्स में किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर उसको मुझसे सलूशन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।